हम आज के इस वीडियो में दिल्ली सल्तनत के एक महत्वपूर्ण वंश तुगलक वंश के बारे में जानेंगे। तुगलक वंश के सभी महत्वपूर्ण शासक, इसके संस्थापक और इसके अंतिम वंश के बारे में जानेंगे। इनके शासकों के द्वारा किस प्रकार का काम किया गया और कौन-कौन से काम किए गए, इन सभी का चर्चा करेंगे हम इस वीडियो में। और इस शासक का पतन कैसे हुआ, इन सभी बातों पे विचार करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दिया हुआ है तुगलक वंश, इसका शासनकाल 1320 ईस्वी से लेके 1414 ईस्वी तक था। दिया हुआ है तुगलक वंश दिल्ली सल्तनत का तीसरा प्रमुख वंश था जो खिलजी वंश के बाद सत्ता में आया। तुगलक वंश दिल्ली सल्तनत का तीसरा प्रमुख वंश था, यह खिलजी वंश के बाद सत्ता में आया था। आगे दिया हुआ है 5 सितंबर 1320 को खुसरो खां को पराजित करके गाजी मलिक या तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 8 सितंबर 1320 को दिल्ली की सिंहासन पर बैठा। बोल रहा है कि 5 सितंबर 1320 को खुसरो खां को हरा के गाजी मलिक नामक आदमी, इसका नाम गाजी मलिक था या तुगलक गाजी था, इसका दो नाम था। इसने गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 8 सितंबर 1320 को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। आगे दिया हुआ है गयासुद्दीन तुगलक ने अलाउद्दीन खिलजी के समय लिए गए अमीरों की भूमि को पुनः वापस कर दिया। और खिलजी वंश के जो शासक थे अलाउद्दीन खिलजी, उन्होंने अमीरों का जो जमीन लिया था उसको गयासुद्दीन तुगलक ने वापस कर दिया। आगे दिया हुआ है इसने सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण करवाया। यानी गयासुद्दीन तुगलक ने सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण करवाया। आगे दिया हुआ है नहरों का निर्माण कराने वाला गयासुद्दीन प्रथम शासक था और मध्यकाल में गयासुद्दीन ने सबसे पहले नहरों का निर्माण करवाया था और नहरों का निर्माण कराए जाने वाला पहला शासक भी यही था। आगे दिया हुआ है गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नाम का एक नगर स्थापित किया। और गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप पहाड़ियों में एक नगर का स्थापना किया जिसका नाम तुगलकाबाद था या ग्यासपुर था। रोमन शैली में निर्मित इस नगर में एक दुर्ग का निर्माण भी हुआ। इस दुर्ग को 56 कोट के नाम से भी जाना जाता है। और इस नगर में एक दुर्ग का निर्माण हुआ था जिसको 56 कोट के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में बंगाल के अभियान से लौटते समय जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर हो गई। और गयासुद्दीन तुगलक जब बंगाल के अभियान से लौट रहा था 1325 ईस्वी में, तो उसी समय जूना खां के द्वारा बनाया गया लकड़ी के महल में उसका दबने से मृत्यु हो गया। आगे दिया हुआ है गयासुद्दीन के बाद उलुग खां या जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से 1325 में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। बोल रहा है कि गयासुद्दीन के मरने के बाद उलुग खां या जूना खां नामक व्यक्ति मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से 1325 ईस्वी में दिल्ली की सिंहासन पर बैठा और यह तुगलक वंश का दूसरा शासक था। आगे दिया हुआ है मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद तुगलक सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान एवं योग्य व्यक्ति था। और मध्यकालीन इतिहास के सुल्तानों में सबसे अगर कोई शिक्षित व्यक्ति था और शासक था तो उसका नाम मोहम्मद बिन तुगलक था। आगे दिया हुआ है मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी सनक भरी योजनाओं, क्रूर कृत्यों एवं दूसरों के सुख दुख के प्रति उपेक्षा भाव रखने के कारण स्वपनशील, पागल एवं रक्त पिपासु कहा गया है। जो मोहम्मद बिन तुगलक था वह बहुत क्रूर कृत्य था, यानी वह बहुत निर्दयी टाइप का इंसान था। वह दूसरों के सुख दुख के प्रति उपेक्षा रखता था, इसी के कारण उसको स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिपासु का उपाधि दिया गया था। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए अमीर ए कोही नामक एक नवीन विभाग की स्थापना की थी। और मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास को ध्यान में रखते हुए अमीर ए कोही नामक एक नया विभाग का स्थापना किया था। आगे दिया हुआ है मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित की और इसका नाम दौलताबाद रखा। बोल रहा है कि जो मोहम्मद बिन तुगलक था वह अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया और नई राजधानी का नाम दौलताबाद रखा। आगे दिया हुआ है मोहम्मद बिन तुगलक अपने प्रत्येक मलिक के सम्मान में 2 पोशाक दिया करता था, एक जोड़े में और दूसरा गर्मी में। बोल रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक अपने प्रत्येक मलिक को सम्मान के रूप में 2 पोशाक दिया करता था, एक जाड़े के मौसम में और एक गर्मी के मौसम में। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है सांकेतिक मुद्रा के प्रचलन। सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने कांसा, तांबा धातुओं के सिक्के चलवाए जिनका मूल्य चांदी के रुपए टंगा के बराबर होता था। बोल रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा के रूप में कांसा, तांबा और धातुओं के सिक्के चलवाए जिनका मूल्य चांदी के रुपए टाका के बराबर होता था। एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनी अर्स की संज्ञा दी है।
और एडवर्ड थॉमस एक व्यक्ति था, उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनी अर्स की संज्ञा दी। आगे दिया हुआ है मोरक्को यात्री इब्न बतूता लगभग 1333 में भारत आया था। एक मोरक्को का यात्री आया था भारत जिसका नाम इब्न बतूता था, वह 1333 में भारत आया था। आगे दिया हुआ है सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। 1342 ईस्वी में सुल्तान ने इसे अपने राजदूत के रूप में चीन भेजा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जो इब्न बतूता था वह किसका राजदूत था, तो मोहम्मद बिन तुगलक का राजदूत था। वह 1342 ईस्वी में राजदूत के रूप में चीन गया था। आगे दिया हुआ है बढ़ते हैं तो इब्न बतूता की पुस्तक रेहला। इब्न बतूता ने एक पुस्तक की रचना की थी जिसका नाम रेहला था। आगे दिया हुआ है इब्न बतूता की पुस्तक रेहला में मोहम्मद तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन है। इसने अपनी पुस्तक में विदेशी व्यापारियों के आवागमन, डाक चौकियों की स्थापना यानी डाक व्यवस्था एवं गुप्तचर व्यवस्था के बारे में लिखा है। और रेहला पुस्तक में विदेशी व्यापारियों के आवागमन और डाक चौकियों से संबंधित चीजों पर चर्चा किया गया है। आगे दिया हुआ है मोरक्को के अनुसार भारतीय डाक व्यवस्था के दो प्रकार थे। पहला दिया हुआ है अश्व डाक व्यवस्था जिसे उल्लूक कहा जाता था। आगे दिया हुआ है पैदल डाक व्यवस्था जिसे दावा कहा जाता था। इसने नागारों की भीड़ इसने नगाड़ों की भारी ध्वनि के बीच एक स्त्री को सती होने का दृश्य वर्णन किया है। इसके कथा अनुसार सती होने के लिए सुल्तान से अनुमति लेनी पड़ती थी। और इब्न बतूता ने नगाड़ों की भारी ध्वनि के बीच एक स्त्री का सती होने का वर्णन किया है रेहला नामक पुस्तक में। आगे दिया हुआ है मोहम्मद तुगलक के समय जिया नक्शबी पहला व्यक्ति था जिसने संस्कृत कथाओं की एक श्रृंखला का फारसी में अनुवाद किया था। और मोहम्मद बिन तुगलक के समय जिया नक्शबी नामक पहला व्यक्ति था जिसने संस्कृत कथाओं को फारसी में अनुवाद किया था। आगे दिया हुआ है इस पुस्तक का नाम तूतीनामा था और जिस पुस्तक का उसने संस्कृत में अनुवाद किया था उस पुस्तक का नाम तूतीनामा रखा था, जिसमें एक तोता एक ऐसी बिरहीरी नायिका को कहानी सुनाता है जिसका पति यात्रा पर गया हो। आगे दिया हुआ है मोहम्मद तुगलक ने जिन प्रभु सूरी नामक जैन साधु को अपने दरबार में बुलाकर सम्मान प्रदान किया था। बोल रहा है कि मोहम्मद तुगलक था वह जिन प्रभु सूरी नामक जैन धर्म को अपने दरबार में बुलाकर सम्मान प्रदान किया था। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 20 मार्च 1351 ईस्वी को सिंध जाते समय ठट्टा के निकट गोडाल में हो गई। और मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 20 मार्च 1351 ईस्वी को सिंध जाते समय ठट्टा के निकट गोडाल में हो गई। आगे दिया हुआ है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की थी। और मोहम्मद बिन तुगलक के ही शासनकाल में दक्षिण में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। आगे दिया हुआ है महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 ईस्वी में स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना की थी। और महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है इतिहासकार बदायूनी मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर लिखता है अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से। एक इतिहासकार है बदायूनी, वह मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पे एक रचना करता है और लिखता है अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से। जो मोहम्मद बिन तुगलक था वह बहुत निडर और निर्दयी इंसान था, इसीलिए लोग उससे हमेशा परेशान रहते थे और लोग उसको हर तरीके से टॉर्चर करते थे। आगे दिया हुआ है मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। और जो मोहम्मद बिन तुगलक था वह शेख अलाउद्दीन का शिष्य था, चेला था। आगे दिया हुआ है वह सल्तनत का पहला शासक था जो अजमेर के शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और बहराइच में सलार मसूद गाजी के मकबरे में गया था। और वह सल्तनत काल का पहला ऐसा शासक था जो अजमेर में शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर गया था और बहराइच में सलार मसूद गाजी के मकबरे में गया था। आगे दिया हुआ है मोहम्मद बिन तुगलक ने बदायूं में मीरन मुलहिम, दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया, मुल्तान में शेख रुकनुद्दीन, औजुधन में शेख मुल्तान आदि संतों की कब्र पर मकबरे बनवाए थे। और मोहम्मद बिन तुगलक ने ही बदायूं में मीरन मुलहिम और इत्यादि शासकों के कब्र पे मकबरा बनवाया था। आगे दिया हुआ है फिरोज तुगलक का राज्याभिषेक ठट्टा के नजदीक 20 मार्च 1351 को हुआ। और जो फिरोज शाह तुगलक था यह तुगलक वंश का तीसरा शासक था। इसका राज्याभिषेक 20 मार्च 1351 को ठट्टा के नजदीक हुआ था। आगे दिया हुआ है फिरोज का राज्याभिषेक दिल्ली में अगस्त 1351 हुआ। और बोल रहा है कि
पुनः फिरोज का राज्याभिषेक यानी दोबारा भी राज्याभिषेक हुआ इसका 13 अगस्त 1351 ईस्वी को। आगे दिया हुआ है खलीफा द्वारा इसे कासिम अमीर उल मोमिन की उपाधि दी गई, और खलीफा के द्वारा इसको कासिम अमीर उल मोमिन की उपाधि दी गई। आगे दिया हुआ है फिरोज तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक था, और फिरोज तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक था। फिरोज तुगलक ने एक नया सिंचाई कर भी लगाया जो उपज का 1/10/1वां हिस्सा था, और फिरोज तुगलक ने किसानों पर सिंचाई के लिए एक कर लगाया। आगे बढ़ता है तो दिया हुआ है फिरोज तुगलक ने 5 बड़े शहरों का निर्माण करवाया, और फिरोज तुगलक ने 5 बड़े शहरों का भी निर्माण करवाया। आगे दिया हुआ है फिरोज तुगलक ने 300 नए नगरों की स्थापना करवाई, इनमें हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर प्रमुख हैं। और फिरोज तुगलक ने 300 नए नगरों की स्थापना की, इनमें हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, फिरोजपुर, जौनपुर प्रमुख शहर हैं। आगे दिया हुआ है फिरोज तुगलक के शासनकाल में खिजाबाद टोपरा गांव एवं मेरठ से 2 स्तंभों को लाकर दिल्ली में स्थापित किया गया, और फिरोज तुगलक के शासनकाल में खिजाबाद टोपरा गांव को एवं मेरठ से अशोक के 2 स्तंभों को लाया गया और उसे दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया। आगे दिया हुआ है टोपरा स्थित अशोक स्तंभ के परिवहन का चित्रित वर्णन सीरत ए फिरोज शाही में मिलता है, और टोपरा स्थित अशोक के स्तंभ का जो चित्रण है वह सीरत ए फिरोज शाही नामक पुस्तक में किया गया है। आगे दिया हुआ है सुल्तान फिरोज तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए एक नए विभाग जिसका नाम दीवान ए खैरात था उसकी स्थापना की थी, और जो फिरोज तुगलक था वह अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों के लिए एक नए विभाग की स्थापना की थी जिसका नाम दीवान ए खैरात था। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है सल्तनतकालीन सुल्तानों में शासनकाल में सबसे अधिक दासों की संख्या फिरोज तुगलक के समय थी, और जितने भी सल्तनत काल के सुल्तान थे उन लोगों में सबसे अधिक दासों की संख्या फिरोज तुगलक के शासनकाल में थी, लगभग 1,80,000। आगे दिया हुआ है दासों की देखभाल के लिए फिरोज ने एक नए विभाग दीवाने बंदगान की स्थापना की थी, और दासों की देखभाल के लिए फिरोज तुगलक ने एक नए विभाग जिसका नाम दीवाने बंदगान था उसकी स्थापना की थी। इसने सैन्य पदों को वंशानुगत बना दिया। आगे दिया हुआ है फिरोज तुगलक ने अपनी आत्मकथा फतुहात ए फिरोज शाही की रचना की थी, और जो फिरोज तुगलक था वो अपनी आत्मकथा का नाम फतुहात ए फिरोज शाही रखा था और उसका रचना उसने स्वयं किया था। आगे दिया हुआ है इसने जियाउद्दीन बरने एवं शम्स ए सिराज अफीक को अपना संरक्षण प्रदान किया। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है फिरोज तुगलक ने नागरकोट वर्तमान में कांगड़ा जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है अभियान 1361 के दौरान ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से संस्कृत के 1300 ग्रंथ प्राप्त हुए। उनमें से कुछ को फारसी भाषा में अनुवाद अजीजुद्दीन किरमानी नामक फारसी के विद्वान ने किया। संस्कृत के फारसी भाषा में अनुदित सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ दलायल ए फिरोज शाही थी जो दर्शन और नक्षत्र विज्ञान से संबंधित था। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है इसने चांदी एवं तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्के भारी संख्या में जारी करवाए जिसे अद्धा एवं बीह कहा जाता था। बोल रहा है कि जो फिरोज तुगलक था वह चांदी एवं तांबे के मिश्रण से बने हुए सिक्कों का निर्माण करवाया जिसे अद्धा एवं बीख के नाम से जाना जाता था। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है फिरोज तुगलक की मृत्यु सितंबर 1388 ईस्वी में हो गई, और फिरोज तुगलक की मृत्यु 1388 ईस्वी में हो गई। आगे दिया हुआ है फिरोज काल में निर्मित खान ए जहां तेलंगानी के मकबरा की तुलना जेरूसलम से निर्मित उमर के मस्जिद से की जाती है। बोल रहा है कि फिरोज काल में निर्मित खान ए जहां तेलंगानी के मकबरा की तुलना जेरूसलम में निर्मित उमर के मस्जिद से की जाती है। आगे दिया हुआ है सुल्तान फिरोज तुगलक ने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण करवाया था, और सुल्तान फिरोज तुगलक ने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण करवाया था किला का। आगे दिया हुआ है तुगलक वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन मोहम्मद महमूद तुगलक था, और तुगलक वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम नसीरुद्दीन महमूद तुगलक था। आगे दिया हुआ है इसका शासन दिल्ली से पालम तक ही रह गया था, और इसका जो शासन काल था वह शासन क्षेत्र था वह दिल्ली से पालम तक था। आगे दिया हुआ है तैमूर लंग ने
सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के समय 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया और नसीरुद्दीन तुगलक को हरा दिया। आगे दिया हुआ है तुगलक वंश के बारे में। इसका संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। 1320 में इसका स्थापना हुआ था। तुगलक वंश का जो सबसे प्रसिद्ध शासक था वह था मोहम्मद बिन तुगलक। योजनाओं के कारण आगे दिया हुआ है सबसे निर्माण कार्य करने वाला शासक, और सबसे अधिक निर्माण कार्य करने वाला तुगलक वंश का जो शासक था वह फिरोज शाह तुगलक था। आगे दिया हुआ है तुगलक वंश का अंत। तुगलक वंश का अंत 1414 ईस्वी में हुआ। इसके बाद सैयद वंश की स्थापना हुई और सैयद वंश शासन में आया। इसके कुछ ऑनलाइनर प्रश्न दिए हुए हैं, उसको देखते हैं। आगे दिया हुआ है 1 नंबर में तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश का संस्थापक था। आगे दिया हुआ है गयासुद्दीन तुगलक का असली नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा गाजी मलिक। आगे दिया हुआ है गयासुद्दीन तुगलक ने किस नगर की स्थापना की थी? तो इसका सही उत्तर होगा तुगलकाबाद। इसका नाम ग्यासपुर भी था, ग्यासपुर। आगे दिया हुआ है मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल कब था? तो इसका सही उत्तर होगा 1325 से लेकर 1351 तक। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी दिल्ली से कहां बदली थी? तो इसका सही उत्तर होगा दौलताबाद, जिसको देवगिरी के नाम से भी जाना जाता है। आगे दिया हुआ है टोकन मुद्रा योजना किस सुल्तान ने लागू की थी? तो इसका सही उत्तर होगा मोहम्मद बिन तुगलक ने। आगे दिया हुआ है मोहम्मद बिन तुगलक ने राजस्व विभाग का नाम क्या रखा? तो इसका सही उत्तर होगा दीवान एक को ही। आगे दिया हुआ है किस शासक को पागल बादशाह कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा मोहम्मद बिन तुगलक को पागल बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि किसके समय में की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। आगे दिया हुआ है मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा सिंध में। आगे दिया हुआ है फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल कब था? तो इसका सही उत्तर होगा 1351 से लेकर 1388 ईस्वी तक। आगे दिया हुआ है फिरोज शाह तुगलक ने कितनी नहरें बनवाई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 48 नहरें। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है फिरोज शाह तुगलक ने कौन से नगर बसाए थे? तो इसका सही उत्तर होगा फिरोजाबाद, हिसार, जौनपुर। आगे दिया हुआ है किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लागू कर दिया? तो इसका सही उत्तर होगा फिरोज शाह तुगलक, प्रथम मुसलमान शासक था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू किया था। आगे दिया हुआ है अशोक के स्तंभ दिल्ली में किसने लगाए थे? तो इसका सही उत्तर होगा फिरोज शाह तुगलक ने। आगे दिया हुआ है फिरोज शाह कोटला का निर्माण किसने कराया था? तो इसका सही उत्तर होगा फिरोज शाह तुगलक ने। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है फिरोज शाह तुगलक ने किस खेल पर प्रतिबंध लगाया था? तो इसका सही उत्तर होगा जुआ और शराब पर। आगे दिया हुआ है महमूद शाह तुगलक का शासनकाल कब से कब तक था? तो इसका सही उत्तर होगा 1394 से लेकर 1413 ईस्वी तक। आगे दिया हुआ है भारत पर तैमूर का आक्रमण कब हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा 1398 ईस्वी में। आगे दिया हुआ है तैमूर ने किस वंश के शासनकाल में दिल्ली को लूटा था? तो इसका सही उत्तर होगा तुगलक वंश। इन्होंने भारत में 1398 पे आक्रमण किया था। आगे दिया हुआ है तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा महमूद शाह तुगलक। आगे दिया हुआ है तुगलक वंश का अंत कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1400 ईस्वी में। 1414 ईस्वी में तुगलक वंश का अंत हुआ था। आगे दिया हुआ है तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश शासन में आया? तो इसका सही उत्तर होगा सैयद वंश। आगे दिया हुआ है मोहम्मद बिन तुगलक को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा विचित्र राजा के नाम से। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है किस शासक ने सबसे अधिक असफल योजनाएं लागू की थी? तो इसका सही उत्तर होगा मोहम्मद बिन तुगलक ने। आगे दिया हुआ है फिरोज शाह तुगलक ने किस प्रकार के कर लगाए थे? तो इसका सही उत्तर होगा खराज, जकात और जजिया कर। आगे दिया हुआ है किस तुगलक शासक ने दार उल सालतीन विभाग बनाया था? तो इसका सही उत्तर होगा फिरोज शाह तुगलक ने दार उल सलातीन विभाग बनाया था। आगे दिया हुआ है किस शासक के समय पहली बार वक्फ यानी धार्मिक संपत्ति की व्यवस्था हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा फिरोज शाह तुगलक के समय में। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है यहाँ पे किस तुगलक शासक ने गुलामों की सबसे अधिक संख्या रखी थी? तो इसका सही उत्तर होगा फिरोज शाह तुगलक ने, लगभग 1,80,000। आगे दिया हुआ है गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कैसे हुई थी?
तो इसका सही उत्तर होगा लकड़ी का मंडप गिरने से। आगे दिया हुआ है, मोहम्मद बिन तुगलक ने कौन सा कर बढ़ाया जिससे किसान विद्रोह कर बैठे थे? तो इसका सही उत्तर होगा दुआब का भूमि कर। आगे दिया हुआ है, फिरोज शाह तुगलक किस विद्वान के संरक्षण में था? तो इसका सही उत्तर होगा जियाउद्दीन बर्नी के संरक्षण में। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, तुगलक वंश के दौरान किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा किया था? तो इसका सही उत्तर होगा इब्न बतूता, यह मोरक्को का यात्री था। आगे दिया हुआ है, इब्न बतूता किस शासक के दरबार में आया था? तो इसका सही उत्तर होगा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। आगे दिया हुआ है, इब्न बतूता को किस पद पर नियुक्त किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा काजी ये दिल्ली। बाद में इसको राजदूत बना के चीन भेजा गया था। अगर आप इस प्रश्न का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी बाय।